Hello everyone, welcome to 12th Commerce Economics lecture. We are in chapter number 8, that is Public Finance, page number 74 from your textbook. We are going to start from types of taxes. So let us understand one by one. There are two types basically. First one is direct tax, second one is indirect tax. Why such name is given? So let us understand first direct tax. It is paid by the taxpayer on his income and property. What does it mean? जो भी उसका income होगा टैक्स पेयर का, उसके ऊपर डायरेक्टली उसको पे करना होता है. फॉर एग्जाम्पल, if I say your income is 10 lakh rupees, ठीक है. सो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एक्सपेंसेस, आपका एक्सपेंस वगैरह काउंट नहीं किया जाएगा. एज ए इंडिविजुअल इनकम डायरेक्टली 10 लाख रुपीस के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा. ठीक है. सेम वे बिजनेस टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स की बात करें तो वहां पर भी जो प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट पे फ्लैट 25 to 30% का टैक्स लगाया जाता है, विच इज कॉल्ड एज डायरेक्ट टैक्स. हाँ, इंडिविजुअल टैक्स रेट में आपको एक स्लैब मिलता है. फॉर एग्जाम्पल, अप टू 5 लाख रुपीस इट इज नील. मतलब अगर किसी का इनकम 5 लाख या उससे कम है तो उसे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है. बिटवीन 5 लाख टू 10 लैक्स अगर आपकी इनकम होगी तो यू हैव टू पे 10%. ठीक है. और अकॉर्डिंगली आगे धीरे धीरे ऐसे जाते रहेगा जो भी टैक्स स्लैब दिया हुआ है. तो यहां पर ये हमें समझ में आया कि जब भी हम टैक्स पे करते हैं इनकम के ऊपर तो उसे कहा जाता है डायरेक्ट टैक्स. The burden of tax is borne by the person on whom it is levied. जिसके ऊपर ये टैक्स लगाया जाता है उसी को इसका बर्डन उठाना पड़ता है ना, उसका बर्डन बॉर्न करना पड़ता है. गेटिंग इट? एज ही कैनॉट ट्रांसफर द बर्डन ऑफ द टैक्स टू अदर्स. अच्छा, ये ट्रांसफर करने की बात कैसे आई? तो ट्रांसफर करने की बात इनडायरेक्ट टैक्स में होती है. हाउ कम? तो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं इनडायरेक्ट टैक्स का. यहां पर मैन्युफैक्चरर है जो गुड्स मैन्युफैक्चर करता है. ठीक है. अब इसने गुड्स कैसे मैन्युफैक्चर किए होंगे? इसने रॉ मटेरियल परचेस किए होंगे और जब इसने रॉ मटेरियल परचेस किया तो परचेस करने के समय फॉर एग्जांपल इसने 100 रुपीज का रॉ मटेरियल परचेस किया है तो उस पर 10 रुपीज उसने टैक्स पे किया, तो टोटल पे किया 110. राइट है. अब ये मैन्युफैक्चरर उसका बनाएगा फिनिश गुड्स. उसमें उसने अपना प्रॉफिट, वेजेस और अदर एक्सपेंसेस ऐड किया. नाउ ही वांटेड टू सेल दिस पर्टिकुलर आइटम फॉर 150. आपको समझ में आ रहा है कि जब ये फिनिश गुड्स ये होलसेलर को बेच रहा है 150 में तो होलसेलर से ये 10 रुपीज का टैक्स भी वसूल कर ले रहा है, हाँ या ना? क्योंकि ये 10 रुपीज का टैक्स इसके अंदर इंक्लूडेड है. सिमिलरली होलसेलर ये 150 रुपीज में अपना प्रॉफिट ऐड करेगा. फॉर एग्जाम्पल 20 रुपीज, तो ये 170 का हो गया प्लस जो भी टैक्सेस रहेगा. ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल 17 रुपीज का टैक्सेस, तो नेक्स्ट प्राइस क्या हो जाएगा? 187 रुपीज का. ये 187 में वो किसको सेल करेगा? रिटेलर को. तो हर एक पर्सन जो चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में आ रहा है वो टैक्स जो है वसूल कर रहा है नेक्स्ट पार्टी से, है ना. और इसी तरीके से जो रिटेलर है, रिटेलर वो टैक्स किससे वसूलेगा? फाइनल कस्टमर से. अब कस्टमर
तो किसी और को सेल नहीं करता, कंज्यूम करता है, तो पूरा का पूरा जो टैक्स बर्डन आया वो किस पे आया, कस्टमर पे आया, है ना। तो यहाँ पर इसी ट्रांसफर की बात की जा रही है। ऐसा जो ट्रांसफर है ये डायरेक्ट टैक्स में होता नहीं है। अगर आपने सैलरी अर्न की एज ए इंडिविजुअल, ठीक है ना, इनकी सैलरी है अगर 20 लाख रुपीस और इनको टैक्स लगाया जा रहा है, तो इनको ही पे करना है, वो अपना टैक्स बर्डन किसी और के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। इम्पैक्ट एंड इंसिडेंट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स फॉल्स ऑन द सेम पर्सन, तो इसका जो बर्डन है, इसका जो इम्पैक्ट है, ये सेम पर्सन के ऊपर होता है। फॉर एग्जांपल पर्सनल इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स एटसेट्रा। अब आ जाते हैं इनडायरेक्ट टैक्स पे। इट इज लेविड ऑन गुड्स और सर्विसेज, है ना। हम जो भी गुड्स परचेस करते हैं, चाहे कोई भी परचेस करे, इवन अ स्मॉल चाइल्ड, है ना, कोई 5-6 इयर्स का बच्चा है, वो भी कोई चॉकलेट भी परचेस करने जाता है, तो उसके अंदर टैक्स इंक्लूसिव होता है। आपने कई बार देखा होगा, आप मेडिकल से, फार्मासिस्ट से कोई मेडिसिन परचेस करके आइए और उसके बैक साइड में जहां प्राइस लिखा हुआ होता है, वहां पर आप चेक करेंगे तो आपको मिलेगा इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। यस और नो, दैट मीन्स जैसे ही आपने वो मेडिसिन परचेस की, उसके साथ उस पर जो भी रेट ऑफ टैक्स लगता होगा, इनडायरेक्ट 4%, 12%, 18%, जो भी होगा, वो आप पे करते हैं वाइल परचेसिंग। वेदर यू परचेज अ सोप और एनी डिटर्जेंट, कुछ भी आप परचेस करें, उसके ऊपर जो भी इनडायरेक्ट टैक्स है वो आप पे कर देते हैं। सो इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम, है ना। आपकी इनकम आप कितना भी अर्न करो, इट डजेंट मैटर, इनडायरेक्ट टैक्स सबको पे करना होता है। It is paid at the time of production or sale and purchase of a commodity or a service. तो प्रोडक्शन के समय या सेल के समय या परचेस के समय या सर्विस देते समय इसे पे किया जाता है। The burden of an indirect tax can be shifted by the taxpayer. तो जो टैक्स पेयर है, प्रोड्यूसर है, जैसे मैन्युफैक्चर की बात की, तो मैन्युफैक्चर ये किसको शिफ्ट कर रहा है, वो होलसेलर को शिफ्ट कर रहा है। होलसेलर किसे शिफ्ट कर रहा है, रिटेलर को शिफ्ट कर रहा है, और रिटेलर अल्टीमेटली किससे वसूल रहा है, कस्टमर से वसूल रहा है, ठीक है। तो इसका जो बर्डन है वो ट्रांसफर होते रहता है। हेंस इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स आर ऑन डिफरेंट हेड्स। तो इसका जो इम्पैक्ट है, इंसिडेंस है, वो अलग अलग लोगों के ऊपर आता है। फॉर एग्जाम्पल, न्यूली इम्प्लीमेंटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जैसे जीएसटी है इन इंडिया हैज रिप्लेस्ड ऑलमोस्ट ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस, कस्टम ड्यूटी। तो अभी की तारीख में जब से गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू हुआ है, जीएसटी, तो बाकी जो भी टैक्सेस थे उसको अभी निकाल दिया गया है और उसकी जगह पर सिर्फ एक ही टैक्स लिया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेस की। जब भी हम गवर्नमेंट के सोर्स की बात करते हैं, सोर्स ऑफ इनकम की बात करते हैं, तो एक तो आ जाता है टैक्स। टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट पैसे कमाती है इन द सेंस कलेक्ट करती है और उसे स्पेंड करती है टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। अदर देन टैक्स ऐसे कौन से सोर्सेस है जहां से गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट हो सकता है? तो क्या टैक्स ही ऐसे सोर्सेस है? नहीं। नेक्स्ट है फीस। A tax is paid compulsorily without any return service, whereas fees is paid in return of certain specific services rendered by the government. तो गवर्नमेंट आपका कुछ वर्क करने के लिए आपसे फीस लेती है। फॉर एग्जाम्पल, एजुकेशन फीस हो गया या रजिस्ट्रेशन फीस हो गया, है ना। आपने किसी चीज के लिए रजिस्ट्रेशन लिया, या आप कभी भी देखिए बर्थ सर्टिफिकेट आप बनाने गए तो आपको वहां पर भी उसकी एक फीस पे करनी पड़ती है कि नहीं? तो ये सब क्या है, गवर्नमेंट की अर्निंग है इन द फॉर्म ऑफ फीस। नेक्स्ट है नंबर 2, प्राइस ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। तो बहुत बार आप किसी पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करने के लिए उसका प्राइस भी पे करते हैं, ठीक है ना, किया भी होगा आपने। फॉर एग्जाम्पल, मॉडर्न गवर्नमेंट सेल वेरियस टाइप्स ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज टू द सिटीजन्स. A price is a payment made by the citizens to the government for the goods and services sold to them. For example, railway fare, postal charges, etc. है कि नहीं? आप पोस्ट ऑफिस की फैसिलिटी यूज कीजिए,
रेलवे की फैसिलिटीज यूज कीजिए तो आपको उसका फेयर पे करना पड़ेगा। आप चले जाइए भाई खला, है ना, जहां पर जू है, जू देखने आप गए हैं तो जू का भी आपको पेमेंट करना पड़ता है, जबकि वो क्या है, पब्लिक एरिया। तो यहाँ पर इस तरीके से प्राइस पे करना पड़ता है पब्लिक गुड्स को यूटिलाइज करने के लिए। स्पेशल असेसमेंट, व्हाट डज इट मीन? अलग से असेस करने का चार्ज। The payment made by the citizens of a particular locality in exchange for certain special facility given to them by the authorities is known as special assessment. For example, local bodies can levy a special tax on the residents of a particular area where extra special facility of roads, energy, water supply, etc. are provided. तो ये special assessment tax हम समझ सकते हैं. What does it mean? तो ये तो क्या है, टैक्स के अलावा है, क्योंकि टैक्स तो सब पे लेवी होता है, यस और नो। लेकिन ये क्या हो गया, समझ लीजिए आपके एरिया में गवर्नमेंट कोई मेगा स्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहता हो जिसका बेनिफिट आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल, आपके एरिया में मेट्रो स्टेशन बन रहा है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ठीक है, मेट्रो स्टेशन बन रहा है। अच्छा, एरिया में, आपके एरिया के जस्ट पास में मेट्रो स्टेशन बनने की वजह से ऑटोमेटिकली आपके जो एरिया का रेट है ना, प्रॉपर्टी का रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। प्लस आपको फैसिलिटी मिलेगी वो अलग, है ना। लोगों को जैसे पता चलेगा कि आपके एरिया के बगल में मेट्रो स्टेशन आ रहा है, तो आपके प्रॉपर्टी के रेट्स ऑलमोस्ट क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, है ना। इसका बेनिफिट आपको मिला। तो ऐसा बेनिफिट मिलने पर या आपको स्पेशल फैसिलिटी मिलने पर आपसे स्पेशल असेसमेंट टैक्स वसूला जाता है। सो दैट इज कॉल्ड एज स्पेशल असेसमेंट। नंबर 4, फाइन्स एंड पेनल्टीज। इससे तो हम बखूबी नॉलेजेबल है, बिकॉज आए दिन कहीं ना कोई रूल ब्रेक होने की वजह से फाइन्स और पेनल्टीज तो लगते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे बेसिक क्या है, ड्यूरिंग राइडिंग स्कूटी और बाइक, है ना, आपका पास लाइसेंस है या आपने रेड लाइट कभी क्रॉस कर दिया तो आपके ऊपर क्या हो जाता है, फाइन या पेनल्टीज लग जाते हैं। कोई भी रूल आपने ब्रेक किया हो, या आप रेलवे फैसिलिटीज यूज कर रहे थे बट आप टिकट लेना भूल गए, तो टीसी आएगा आपसे पेनल्टीज लेने के लिए, फाइन वसूलने के लिए। सो द गवर्नमेंट इम्पोजेस फाइन्स एंड पेनल्टीज ऑन दोज हु वायलेट द लॉ ऑफ द कंट्री। कंट्री का कानून आपने तोड़ा है तो फिर आपको फाइन और पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इम्पोजिशन ऑफ फाइन एंड पेनल्टीज इज नॉट टू अर्न इनकम। इसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि गवर्नमेंट आपसे कमाना चाहती है, ऑब्जेक्टिव ये है कि आप कानून ना तोड़ें। लेकिन तोड़ दिया तो क्या, तो कुछ ना कुछ फाइन पेनल्टी तो कलेक्ट करनी पड़ेगी। बट टू डिस्करेज द सिटीजन फ्रॉम वायलेटिंग द लॉज फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं उसको आप ना तोड़ें, उसका उल्लंघन ना करें, ये गवर्नमेंट आपसे चाहती है। तो आपको डिस्करेज करना चाहती है लॉ को तोड़ने से। फॉर एग्जांपल, फाइन फॉर वायलेटिंग ट्रैफिक रूल, आपने ट्रैफिक रूल ब्रेक किया तो आपको फाइन पे करना पड़ेगा। हाउएवर द इनकम फ्रॉम दिस सोर्स इज स्मॉल। लेकिन देखा जाए तो गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू के मुकाबले ये इनकम बहुत ही स्मॉल होती है, बहुत ही छोटी होती है। गिफ्ट्स, grants and donations. The government may also earn some income in the form of gifts by the citizens and others. तो जो गवर्नमेंट है वो गिफ्ट के थ्रू या ग्रांट्स के थ्रू इनकम जनरेट कर सकती है इन द सेंस उसे मिल सकता है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति ने डोनेशन दिया। फॉर एग्जांपल, अभी कोरोना का काल चल रहा है तो आपने देखा है बहुत जगह पर जो बिजनेसमैन है वो क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। सबसे बड़ा नाम इसमें टाटा का आता है, रतन टाटा का, ठीक है ना। तो ऐसे गवर्नमेंट को गिफ्ट्स मिल सकते हैं, ग्रांट्स मिल सकते हैं। द गवर्नमेंट में आल्सो रिसीव ग्रांट फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट, किसी दूसरे गवर्नमेंट के थ्रू भी उनको ग्रांट्स मिल सकते हैं। एंड इंस्टीट्यूशन फॉर journal and specific purposes. Foreign aid has become an important source of development finance for a developing country like India. However, this source of revenue is uncertain in nature. तो कई बार डेवलपमेंट के लिए हमें फॉरेन गवर्नमेंट भी क्या करती है, सपोर्ट करती है। ऐसे
डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में, फॉर एग्जांपल मेट्रो जो रेलवे इंडिया में कई बार लॉन्च करने के समय जापान ने हमारी कई बार मदद की। ठीक है, जो बुलेट ट्रेन वगैरह है हम आज भी देखते हैं कि जापान उसे फाइनेंस कर रहा है। तो इसी तरीके से जो फॉरेन गवर्नमेंट होती है कई बार वो हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को सपोर्ट करती है, बट ये क्या होता है अनसर्टन, आप कह नहीं सकते कि आपको सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। नंबर 6, स्पेशल लेवीज। This is levied on those commodities the consumption of which is harmful to the health and well-being of the citizen। ये बहुत ही सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे प्रोडक्ट जिसका हार्मफुल इफेक्ट हमारे बॉडी या सोसाइटी पे होता है, हेल्थ पे होता है, फॉर एग्जाम्पल कंजम्पशन ऑफ सिगरेट और एनी इंटॉक्सिकेंट्स लाइक अल्कोहल है ना, ओपियम, वाइन, ये सारी चीजें इसके अंदर आ गई। सो लाइक फाइन एंड पेनाल्टीज द ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न इनकम, इससे इनकम अर्न करना है ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, बट इसे डिस्करेज करना है ताकि लोग इसे न ले, है ना, जैसे टोबैको जैसी चीजें हो जाती हैं, अल्कोहल हो गया, ड्रग्स हो गया, बट टू डिस्करेज द कंजम्पशन ऑफ हार्मफुल कमोडिटीज बाय द सिटीजन। फॉर एग्जाम्पल ड्यूटीज लेविड ऑन वाइन, ओपियम एंड अदर इंटॉक्सिकेंट्स। ऐसा तो ड्रग्स इलीगल है, बट जब हम बात करते हैं टोबैको की या वाइन की, अल्कोहल की, है ना, इसके ऊपर क्या लेवी किया जाता है, स्पेशल टैक्सेस, और जिसके वजह से उसको एक्सपेंसिव कर दिया जाता है ताकि लोग डिस्करेज हो, उसे कंज्यूम ना करें। पॉइंट नंबर 7, बोरोविंग्स। तो ये भी एक तरीका है पैसे कलेक्ट करने का, बोरोविंग। गवर्नमेंट भी बोरो करती है। द गवर्नमेंट कैन बोरो फ्रॉम द पीपल इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स एटसेट्रा। तो गवर्नमेंट भी डिपॉजिट के नाम पे, बॉन्ड्स के नाम से लोगों से पैसे ले सकती है। इट ऑल्सो गेट्स लोन फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन सच एज IMF, World Bank, etc. Loans are becoming more and more popular source of revenue for the governments in the modern time। आज की तारीख में फॉरेन लोन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस बन जाते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि डेवलप्ड कंट्री से लोन लेना कई हद तक हमें इकोनॉमिकल लगता है, सस्ता लगता है। ठीक है, थर्ड थिंग हम आ जाते हैं जो है पब्लिक डेट। नाउ व्हाट इज पब्लिक डेट? लाइक अ प्राइवेट इंडिविजुअल द गवर्नमेंट आल्सो नीड्स टू रेज लोन। प्राइवेट पब्लिक के जैसे अगर गवर्नमेंट को भी लोन लेना है तो वो ले सकती है। इनफैक्ट रेजिंग डेट इज द मोस्ट कॉमन एक्टिविटी ऑफ एनी गवर्नमेंट। डेट रेज करना मतलब लोन लेना, ठीक है ना, ये गवर्नमेंट की बहुत ही कॉमन एक्टिविटी है। बिकॉज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जनरली एक्सीड्स गवर्नमेंट रेवेन्यू। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट के पास जितना रेवेन्यू है, ठीक है ना, उससे कहीं ज्यादा एक्सपेंडिचर हो जाता है। अब एक्सपेंसेस ज्यादा है और रेवेन्यू कम है, ऐसे केस में क्या करना होगा, लोन लेना होगा, एंड दैट लोन इज नोन एज पब्लिक डेट। ठीक है, पब्लिक डेट पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द पब्लिक फाइनेंस। तो गवर्नमेंट की पब्लिक डेट की पॉलिसीज कैसी है उस पर डिपेंड करता है कि पब्लिक फाइनेंस कैसा होगा। देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ पब्लिक डेट। तो उसमें से पहला होता है इंटरनल डेट। क्या होता है इंटरनल डेट? व्हेन अ गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम इट्स सिटीजन, बैंक्स, सेंट्रल बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बिजनेस हाउसेस एटसेट्रा विद इन दी कंट्री। अगर कंट्री के अंदर से गवर्नमेंट लोन उठा रही है अपने सिटीजन से, बैंक से, सेंट्रल बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, तो उसे हम कहेंगे इंटरनल डेट। क्या कहेंगे? इंटरनल डेट। ठीक है, वेरएस एक्सटर्नल डेट क्या होगा? सेम थिंग्स हम फॉरेन से बोरो करें। व्हेन अ गवर्नमेंट बोरोस फंड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स, foreign banks or institution, international organization like International Monetary Fund, World Bank, etc., it is known as external debt। तो ऐसे फंड को कहा जाता है एक्सटर्नल डेट। On the next page,
वी कैन सी द डिफरेंसेस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेट। अभी अभी जो हम लोग ने डिस्कस किया, इंटरनल डेट is raised within the economy, external debt is raised from outside the economy। इंटरनल डेट कैसा होता है, वॉलेंटरी हो सकता है या कंपलसरी भी हो सकता है। एक्सटर्नल डेट जो है वो हमेशा वॉलेंटरी होता है। इंटरनल डेट यूज ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, ऑब्वियसली इंटरनली हम जब डेट ले रहे हैं पब्लिक से तो डोमेस्टिक करेंसी यूज होगी और यहाँ पर फॉरेन करेंसी यूज में आएगी। इंटरनल डेट क्या होता है, वेरी लेस कॉम्प्लेक्स, जटिलता बहुत कम होती है, बहुत इजी तरीके से मिल जाता है। बट एक्सटर्नल डेट में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी होती है, बराबर है। अब देख रहे हैं हम फिस्कल पॉलिसी। कई बार ये वर्ड आपने सुना होगा, सो आज इसके बारे में हम लर्न करते हैं व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी। Fiscal policy is the means by which a government adjusts its spending levels and tax rate to monitor and influence a nation's economy। देखिए क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये एक टाइप की पॉलिसी है जिसे गवर्नमेंट ने क्यों बनाई है, टू एडजस्ट इट्स स्पेंडिंग लेवल, उसका जो खर्च है वो क्या होना चाहिए, एंड टैक्स रेट टू मॉनिटर एंड इन्फ्लुएंस अ नेशंस इकोनॉमी, बराबर। सो ओवरऑल फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है राजकोषीय नीति जिसका संबंध खर्च, निवेश दैट इज इन्वेस्टमेंट या टैक्स के रेट से लेकर के होता है। क्यों इसको बनाया जाता है, ताकि एक संतुलन हम बिठा सके जिसके वजह से महंगाई ना बढ़े और विकास भी सुनिश्चित हो सके। ठीक है, तो ये एडजस्ट करता है स्पेंडिंग लेवल को, टैक्स रेट को और नेशन की इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करता है। इट डील्स विथ द पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक डेट। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर के साथ, पब्लिक रेवेन्यू के साथ और पब्लिक डेट के साथ ये डील करता है। इन शॉर्ट इट इज द फाइनेंशियल पॉलिसी इंप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट। तो जो फाइनेंशियल पॉलिसी गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट की है उसी को हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। तो इसमें आपको तीन बातों पर ध्यान देना है, स्पेंडिंग लेवल, टैक्स रेट एंड नेशंस इकोनॉमी। ठीक है, नाउ मूविंग टूवर्ड्स फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, a smooth and efficient implementation of revenue, expenditure and debt policy of the government is referred to as financial administration। तो अगर आपका रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर और डेट पॉलिसी गवर्नमेंट ने बहुत ही स्मूथ तरीके से इंप्लीमेंट किया, क्या किया, इंप्लीमेंट कर दिया, तो उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ही होता है संभालना, और किसे संभालने की बात चल रही है, फाइनेंस को। और अगर फाइनेंस को संभालना है तो आपका रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर और डेट पॉलिसी प्रॉपर इंप्लीमेंट होना चाहिए। अगर वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट हुआ है तो ऑब्वियसली आपका फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है। ठीक है, दिस इंक्लूड प्रिपरेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट बजट्स along with overall growth of the economy और कंट्री। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आ जाता है, गवर्नमेंट ने जो बजट पास किया है वो, और इकोनॉमी या कंट्री की ओवरऑल ग्रोथ इसके अंदर काउंट हो जाती है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट बजट की। बजट हमने कई बार सुना है और ज्यादातर ये वर्ड आपको फरवरी और मार्च के मंथ में सुनाई देगा। क्यों ऐसा, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो अपना फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च को डेडिकेट करती है। व्हाट डज इट मीन, जो भी टैक्स पेयर हैं वो इस
अकाउंटिंग ईयर को फॉलो करेंगे फॉर टैक्स पर्पसेस। क्यों ऐसा? क्योंकि मार्च एंड में हम न्यू ईयर के लिए बजट पास करते हैं, ठीक है। सो बजट इज एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू विच ऑल द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ द स्टेट आर रेगुलेटेड, जिसकी वजह से जो भी फाइनेंशियल अफेयर्स होते हैं स्टेट के, उसको रेगुलेट किया जाता है। किसकी मदद से? बजट की मदद से। तो बजट एक यहाँ पर ऐसा इंस्ट्रूमेंट मिलता है। तो फाइनली अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं बजट होता क्या है, तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि सरकार प्लानिंग करती है कि कितना रेवेन्यू हम इस साल कलेक्ट करेंगे और कितना एक्सपेंडिचर कौन से सेक्टर में करेंगे, इसका पूरा प्लानिंग ही कहलाता है बजट। बजट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग द एक्सपेक्टेड रिसीट, है ना। इस साल हमें कितना रिसीट आएगा, रिसीट इन द सेंस रेवेन्यू कितना जनरेट होगा, चाहे वो टैक्स से हो या नॉन टैक्स रेवेन्यू हो। एंड प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा हम इस बार करने वाले हैं, इसे ही कहा जाता है बजट, ठीक है। इन इंडिया अ फाइनेंशियल ईयर इज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च का माना जाता है। आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज अ प्रोविजन फॉर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये बात कहाँ लिखी है? आर्टिकल 112 में लिखी हुई है। In every budget, a set of 7 budget documents describe the details of the government finance in India. तो हर एक बजट में 7 बजट डॉक्यूमेंट का एक सेट डिस्क्राइब करता है गवर्नमेंट का बजट। द वर्ड बजट इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बॉगेट, ठीक है ना। तो ये एक फ्रेंच वर्ड है, यहां से हमें पता चलता है कि ये बजट वर्ड आया है, राइट। विच मीन्स अ बैग और अ वॉलेट, जिसका मतलब बैग होता है या वॉलेट होता है, कंटेनिंग द फाइनेंशियल प्रपोजल। कई बार आपने देखा होगा बजट के समय पर फाइनेंस मिनिस्टर एक ब्रीफ केस या कैरी बैग ऐसा लेकर के रखते हैं जिसके अंदर डॉक्यूमेंट रहते हैं। तो ये उसका मेन मकसद वही है, मेन मीनिंग वही है कि इसका मतलब ही होता है एक बैग और या एक वॉलेट, ठीक है, जिसके अंदर क्या है? फाइनेंशियल प्रपोजल्स। दीज फाइनेंशियल प्रपोजल्स आर इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू। तो इस प्रपोजल में है क्या कि ये साल, है ना, कमिंग ईयर में गवर्नमेंट कितना रेवेन्यू जनरेट करने वाली है, कौन कौन से सोर्सेस से, और कितना एक्सपेंडिचर करने वाली है कौन कौन से डिपार्टमेंट में, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बजट की। तो पहले यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको रेवेन्यू बजट और दूसरा दिखाई दे रहा है कैपिटल बजट। सो व्हाट इज रेवेन्यू बजट? रेवेन्यू बजट, it consists of revenue receipts and revenue expenditure of the government। तो रेवेन्यू का मतलब जो रिकरिंग होता है ना। यहाँ पर रेवेन्यू का मतलब क्या हो जा रहा है? रिकरिंग इन नेचर, जो बार बार आपको आपके इनकम में जनरेट होता है, ठीक है ना। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? रिकरिंग इन नेचर। It consists of revenue receipt and revenue expenditure of the government। रेवेन्यू रिसीट आर डिवाइडेड इनटू टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो जब हम बात करते हैं रेवेन्यू रिसीट की, तो ये टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू में डिवाइडेड है कि टैक्स के रूप में हमें कहाँ कहाँ से पैसा आता है, और नॉन टैक्स जैसे हमने देखा फीस, पेनल्टीज, गवर्नमेंट ग्रांट्स, ग्रांट्स फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, ठीक है ना। ये सारी चीजें हैं जहां से हमको रेवेन्यू आता है। तो जब हमें बहुत ही छोटे पैमाने पर रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है, बार बार कलेक्ट हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू बजट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंप्राइजेज ऑफ इंटरेस्ट पेड, है ना, जहां पर हमारे छोटे मोटे एक्सपेंडिचर होते हैं, इंटरेस्ट पे करना हो गया गवर्नमेंट की बोरोइंग पे, सब्सिडीज देना हो गया, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना हो गया, ग्रांट देना हो गया, ठीक है। वेर एज कैपिटल नेचर क्या होता है? जहां पर हमें ह्यूज पेमेंट या तो मिलता है या तो पे करना पड़ता है। सो द कैपिटल बजट कंसिस्ट ऑफ द कैपिटल रिसीट एंड कैपिटल पेमेंट्स। कैपिटल रिसीट आर गवर्नमेंट लोन्स। तो कई बार हमें लोन लेना पड़ता है पब्लिक से,
एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ इक्विटी होल्डिंग इन द पब्लिक सेक्टर, है ना, हमारे पास जो पब्लिक सेक्टर है उनके शेयर को डिसइन्वेस्ट करना, मतलब धीरे धीरे करके उसे सेल करना। लोन्स रिसीव्ड फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट से लोन मिलना, फॉरेन बॉडीज से लोन मिलना, स्टेट डिपॉजिट फंड, स्पेशल डिपॉजिट एटसेट्रा। तो ये सब क्या है, कैपिटल बजट, जहां पर ह्यूज अमाउंट में फंड हम कलेक्ट कर रहे हैं। कैपिटल पेमेंट रेफर्स टू द कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो जब हम कैपिटल पेमेंट की बात करें तो हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा कर रहे हैं, गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट्स and government companies, corporations and other parties. Beside it includes expenditure on social and community development, defense and general services. तो इसके लिए जो खर्च होता है उसे हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। गेटिंग इट एवरीवन? अब हम समझेंगे इन शॉर्ट व्हाट इज टाइप्स ऑफ बजट। तो बजट थ्री टाइप्स में हमारे सामने है। फर्स्ट वन इज बैलेंस बजट। बैलेंस बजट में क्या होता है, जितना गवर्नमेंट ने रिसीट कलेक्ट किया है, दैट मीन जितना रेवेन्यू कलेक्ट किया है गवर्नमेंट ने, उतना ही एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करने की इच्छा रखती है। इसे हम कहते हैं बैलेंस बजट। गवर्नमेंट बजट इज सेट टू बी बैलेंस्ड व्हेन एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट आर इक्वल। जितना टैक्स के रूप में या नॉन टैक्स रेवेन्यू के रूप में गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया है उतना ही खर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो इसे क्या कहेंगे, बैलेंस बजट। The concept of a balanced budget was advocated by the classical economists like Adam Smith. It was considered a neutral in its effect on the working of the economy. इकोनॉमी के वर्किंग में एक न्यूट्रल इफेक्ट है, मतलब जितना आया उतना खर्च किया, सिंपल। एंड हेंस दे रिगार्डेड इट एज द बेस्ट। तो जो क्लासिकल इकोनॉमिक है, इकोनॉमिस्ट है एडम स्मिथ, उन्होंने उसे सही करार दिया कि ठीक है बैलेंस बजट ही होना चाहिए। ऐसा किसने बोला, एडम स्मिथ ने बोला। However, modern economists believe that the policy of balanced budget may not always be suitable. लेकिन मॉडर्न इकोनॉमिक्स क्या बोलते हैं, ये हमेशा सुटेबल होता नहीं है। For the economy, the modern government are welfare entities and hence they cannot keep their expenditure at the level of their receipt. तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स का कहना है कि मॉडर्न गवर्नमेंट जो है उनका मेन फोकस वेलफेयर पे होता है। दे आर वेलफेयर एंटिटीज, हेंस सिर्फ जितना लेंगे उतना ही आप सोसाइटी को वापस देंगे, तो इसमें वेलफेयर क्या हुआ, राइट है। नेक्स्ट है सरप्लस बजट। तो व्हाट इज सरप्लस बजट? गवर्नमेंट बजट इज सेड टू बी सरप्लस व्हेन एस्टिमेटेड रिसीट आर मोर देन एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। मतलब आपका रेवेन्यू ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है, इसे हम कहते हैं सरप्लस बजट। मतलब एक्सपेंडिचर करने के बाद भी आपके पास पैसे बच गए। अ सरप्लस बजट मे प्रूव यूजफुल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन। ऐसे समय जहां पर महंगाई काफी ज्यादा बढ़ गई है, ऐसे समय पर सरप्लस बजट यूजफुल हो सकता है। इन द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन देयर इज अ टेंडेंसी फॉर द प्राइसेस टू राइज रैपिडली, है ना। महंगाई में क्या होता है, प्राइस बहुत तेजी से आगे भागता है, हर एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है। दिस नीड्स टू बी चेक्ड particularly in the interest of those who have more or less a fixed income। तो ऐसे लोग जिनके पास फिक्स्ड इनकम होती है उनके लिए महंगाई में सरवाइव कर पाना मुश्किल हो जाता है। दिस rise in price can be checked by lowering the level of effective demand in the economy। और अगर इकोनॉमी में डिमांड को हम कंपेयर कर पाए, रोक पाए, कंट्रोल कर पाए, तो हम महंगाई को भी कंट्रोल कर पाएंगे। दिस कैन बी डन बाय इंक्रीजिंग टैक्सेस। और इसका जो रूप होगा वो सरप्लस बजट के रूप में होगा। दैट मीन्स हम टैक्सेस को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। हर एक चीज पे टैक्स बढ़ जाएगा तो लोग उसको परचेस करने से कतराएंगे, है ना। और इसका इम्पैक्ट डिमांड के ऊपर होगा, ऑटोमेटिकली डिमांड कम हो जाएगा, विच वुड इंक्रीज इन द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। तो टैक्स बढ़ाने की वजह से गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ेगा
एंड रिड्यूस द परचेसिंग पावर ऑफ द पीपल, और लोगों का परचेस करने का कैपेसिटी भी कम होगा. As a result, the aggregate demand will fall, leading to downward movement in the price level. तो ओवरऑल डिमांड क्या होगा, डिक्रीज होगा, और जिसकी वजह से प्राइस भी फिर कम होने लगेगा. Thus, inflationary pressure can be controlled. तो जो महंगाई की मार हम झेल रहे थे उसको कम किया जा सकता है. However, a surplus budget should not be used in the situation other than inflation, as it may lead to unemployment and low level of output in the economy. तो ये सिचुएशन हमको कब यूटिलाइज करना है, जब इन्फ्लेशन का दौर चल रहा हो. नहीं तो फिर क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी जैसे जो समस्या है वो और ज्यादा प्रबल हो जाएंगी. ठीक है, अब बात करते हैं डेफिसिट बजट की. व्हाट इज डेफिसिट बजट? डेफिसिट बजट में क्या होगा, गवर्नमेंट का रिसीट कम है, मतलब रेवेन्यू कम कलेक्ट हुआ है बट एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है. ये कैसे पॉसिबल है, पैसा कम है और स्पेंड ज्यादा कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट के बोरोविंग की वजह से सक्सेसफुल होता है. Government budget is said to be deficit when anticipated government receipt are less than the estimated government expenditure. आपने जो सोच रखा है उससे ज्यादा आपको रेवेन्यू जनरेट करना है, और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कम होगा. व्हाट डज इट मीन, आपने जो रेवेन्यू जनरेट किया है सोशल वेलफेयर के लिए, आप एक्सपेंडिचर को बढ़ा देते हैं, हेंस रेवेन्यू इज लेस एंड एक्सपेंडिचर इज मोर. तो इसको हम कहते हैं डेफिसिट बजट. तो जो पैसे कम पड़ रहे हैं उसको लाने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, लोन लेगी, जिसे हम कहते हैं बोरोविंग. अ डेफिसिट बजट में प्रूव यूजफुल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिप्रेशन. तो ऐसा बजट कब यूजफुल होता है, डिप्रेशन के समय. इन द पीरियड ऑफ डिप्रेशन ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर एट द लो लेवल. डिप्रेशन के दिनों में सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी लो लेवल पे होती है, लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं मार्केट में, रिजल्ट्स इन अनएम्प्लॉयमेंट, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है. दिस कैन बी चेक्ड बाय इंक्रीजिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. और इसको अगर आपको ठीक करना है तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ना चाहिए ऐसे क्षेत्रों में. बाय बोरोविंग मनी एंड थ्रू डेफिसिट फाइनेंसिंग. तो गवर्नमेंट इसके लिए मनी बोरो करे, डेफिसिट फाइनेंसिंग के थ्रू इसको फाइनेंस करे. This will increase employment and aggregate effective demand for goods and services. इसकी वजह से ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और गुड्स का प्रोडक्ट का डिमांड और सप्लाई भी बढ़ेगा, which would encourage further investment, और जिसकी वजह से और इन्वेस्टमेंट के लिए लोग आगे आएंगे. In modern times, deficit budget is the most commonly implemented policy of the government. Developing countries like India have consistently resorted to deficit budget technique for economic development. तो हम यहाँ पर इंडिया में डेफिसिट बजट पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं. अच्छा, ये बजट की तो बातें हो गई, इसका फायदा क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बजट. यूनियन बजट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट अफेक्ट द पीपल एंड इकोनॉमी इन जनरल इन नंबर ऑफ वेज. टैक्सेस आर द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ एनी बजट. टैक्स जो होता है किसी भी बजट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि बजट में हमें यही देखना है कि कितना रेवेन्यू गवर्नमेंट जनरेट कर सकती है. ठीक है, टैक्सेस डिटरमाइन द फेट ऑफ बिजनेस एंड इंडिविजुअल. द लेवल ऑफ disposable income of the taxpayer depends on the tax rate presented in the budget. अच्छा, ये क्या होता है डिस्पोजेबल इनकम? ऐसा इनकम जो हम खर्च कर सकते हैं. ठीक है ना, वो किस पे डिपेंड करता है, टैक्स रेट. तो करंट प्रेजेंट में टैक्स रेट क्या है उस पर डिपेंड करता है. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस हेड सच एज डिफेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन एटसेट्रा affects the life of the citizens and overall economy. तो ये जो बजट है ये जितने भी सिटीजन्स है सबकी लाइफ को अफेक्ट करता है और पूरी की पूरी इकोनॉमी को भी अफेक्ट करता है.
Also, budget is important because government uses it as a medium of implementing economic policy. तो government use करती है इस पैसे को economic policies को implement करने के लिए. Budgetary action of the government affect production, size and distribution of the income. Budgetary actions इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़े टाइम में. एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन मटेरियल रिसोर्सेस ऑफ द कंट्री. तो क्या कहा, फिर से एक बार रीड कीजिए. बजटरी एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट अफेक्ट प्रोडक्शन. तो जो भी बजटरी एक्शन होगा गवर्नमेंट का, उसके वजह से प्रोडक्शन के ऊपर, साइज के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, सब चीज के ऊपर इफेक्ट आएगा ही. Thus, the scope of importance of public finance in a modern economy has undergone an immense change since last 100 years have been developed. बराबर है. तो आज के तारीख में ये चैप्टर हमने आज फिनिश किया और कहा गया है द स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अ पब्लिक फाइनेंस. जो पब्लिक फाइनेंस का स्कोप है, इंपॉर्टेंस है, इन अ मॉडर्न इकोनॉमी हैज अंडरगॉन एन इमेंस चेंज सिंस लास्ट 10 years. तो मॉडर्न इकोनॉमी में ये कई मर्तबा चेंज हुआ है, अपडेट हुआ है. ठीक है. So here we have completed with this particular chapter number 8, public finance. Thanks a lot for watching. मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय. शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा. बाय बाय एवरीवन.